23 साल की उम्र में फांसी के फंदे को चूमते हुए उस पर झूलने वाले वीर क्रांतिकारी भगत सिंह के बारे में जब भी बात होती है, हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं। कई इतिहासकारों का मानना रहा है कि उन्हें बचाया जा सकता था, लेकिन एक षड्यंत्र के तहत सब कुछ होने दिया गया। जब भगत सिंह को फांसी हुई, उस समय महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जैसे दिग्गज वकील देश में थे, लेकिन सब हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए थे। सवाल ये भी उठते हैं कि बाबा साहेब भी तो वकील ही थे, लेकिन उन्होंने भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़ा। आज के वीडियो में हम इसी प्रोपेगेंडा की हवा निकालेंगे, जिसे लेकर ब्राह्मणवादियों द्वारा दशकों से सवाल उठाए जाते रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आप देख रहे हैं भीमसेना। आज की वीडियो में मैं आपको उन कारणों से अवगत करवाऊंगी कि आखिर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़ा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, अगर नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। और वीडियो पसंद आती है और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना भी मत भूलिएगा। सरदार भगत सिंह की 1927 में गिरफ्तारी हुई थी और 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। ये वो दौर था जब दलितों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, समाज में उन्हें बैठने की आजादी नहीं थी, सार्वजनिक कुएं पर पानी पीने की आजादी नहीं थी, ऊंची जाति के लोगों के साथ खाने की आजादी नहीं थी। उस समय खुद अंबेडकर को भी छुआछूत का सामना करना पड़ा था। जुलाई 1917 में बाबा साहेब अंबेडकर वापस भारत लौटे थे। उसके बाद वो बड़ौदा में नौकरी करने गए। छुआछूत का आलम ऐसा था कि अंबेडकर खुद अपना नाम बदल कर रह रहे थे। वो सराय में एक पारसी नाम रखकर रह रहे थे। एक दिन अचानक से दर्जन भर लोग उनके कमरे में आ धमके और उनके साथ बुरा सलूक किया। उस दिन शाम तक उन्हें सराय खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया गया था। बाबा साहेब रो पड़े थे। उस घटना का जिक्र अंबेडकर ने अपने जीवन में कई बार किया था। ये 1917 की बात है। आप बाबा साहेब के साथ हुए इस कृत्य से समाज में दलितों की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। इस घटना के 6 साल बाद, यानी कि साल 1923 में अंबेडकर ने वकालत का काम शुरू किया। वो वकील तो बन गए थे, लेकिन उन्हें बार काउंसिल में बैठने की जगह नहीं मिली। अस्पृश्यता के कारण उन्हें केस तक नहीं मिल पाए थे। लंबे समय तक स्थिति ऐसी बनी रही, लोग उनके पास आने और उनके पास बैठने तक से कतराते थे। ऐसे में छोटे से छोटा केस भी अंबेडकर के हिस्से में नहीं आया करता था। केस नहीं मिलने के कारण ही अंबेडकर ने वकालत छोड़ बायज अकाउंटेंसी में लेक्चर का काम करना शुरू कर दिया था। ये वो दौर था जहां किसी अछूत के छूने पर भी हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट हो जाया करता था। इस दौर में आर्थिक जद्दोजहद के बीच जब कोई केस देने के लिए तैयार ना हो, वहां भगत सिंह का केस अंबेडकर द्वारा ना लड़ने का बेतुका तर्क पेश करना महज मूर्खता है। वैसे भी भगत सिंह का केस लाहौर में चल रहा था, जबकि अंबेडकर मुंबई में रह रहे थे। मुंबई से लाहौर जाकर उनका केस लड़ना किसी भी हालत में अंबेडकर के लिए सही नहीं था। इसके अलावा भगत सिंह के केस की पैरवी जाने माने वकील आसिफ अली कर रहे थे। वकालत के क्षेत्र में उनका दबदबा था। ऐसे में आसिफ अली को हटाकर अंबेडकर को केस देने की कल्पना भी कोई कर नहीं सकता था। वहीं अंग्रेजों की ओर से भगत सिंह के विरोध में जो वकील सफाई पेश कर रहे थे, वो ब्राह्मण थे और उनका नाम सूर्य नारायण शर्मा था। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वही सूर्य नारायण शर्मा थे जो आरएसएस के दूसरे सरसंघ चालक माधव सदाशिव गोलवलकर के बहुत अच्छे मित्र थे। ये पूर्ण रूप से समझ में आता है कि बाबा साहेब के साथ मुश्किलें थी और ये चाहकर भी भगत सिंह का केस नहीं लड़ सकते थे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्या महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता, जो उस समय के दिग्गज वकील थे, वे सोए थे? उन्होंने कुछ भी क्यों नहीं किया? वे हाथ में हाथ धरकर क्यों बैठे हुए थे? आपको बता दें कि साल 2013 में पाकिस्तान के वकील इम्तियाज कुरैशी ने भगत सिंह के केस को दोबारा खुलवाया था। इसकी पैरवी अब्दुल रशीद ने की। साल 2014 में अब्दुल ने जब एफआईआर की कॉपी मांगी तो पता चला कि एफआईआर में भगत सिंह का नाम ही नहीं था। उन्हें केवल रजिस्टर के आधार पर फांसी दे दी गई थी। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि भगत सिंह की फांसी से बचाने के लिए कथित देशभक्तों ने क्या किया। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और भगत सिंह की फांसी को लेकर क्या आप भी अंबेडकर के बारे में यही सोचते थे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।